जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर बुक सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज का आपका टॉपिक है चावल राइस। तो देखिए, चावल हमारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। जो चावल है वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यानी भारत में सर्वाधिक चावल ही खाया जाता है, जिस पर भारत की आधी से भी अधिक जनसंख्या निर्भर है। यानी जिस पर भारत की आधी से भी अधिक जनसंख्या निर्भर है। चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। यानी चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यानी जो भारत है, भारत विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। पहला कौन रखता है? चीन, और चीन के बाद में भारत। विश्व का 21% चावल भारत में ही पैदा किया जाता है। यानी विश्व का जो 21% चावल है वो भारत में ही पैदा किया जाता है। भारत की कुल कृषि भूमि के यानी जो भारत की कुल कृषि भूमि के 23% भाग पर चावल बोया जाता है। यानी भारत की जितनी भी कृषि भूमि है उसके 23% भाग पे तो क्या बोया जाता है? चावल। ठीक है। 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में चावल लोगों का मुख्य आहार है। जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है। उन लोगों का चावल मुख्य आहार है। ठीक है। आगे देखिए, उपज की दशाएं। चावल की उपज के लिए निम्नलिखित दशाएं अनुकूल है। यानी जो चावल है उनके लिए निम्नलिखित दशाएं अनुकूल है। यानी या तो भौगोलिक दशाएं या उपज की दशाएं, एक ही बात है। ठीक है। चावल की उपज के लिए निम्नलिखित दशाएं अनुकूल है। पहले बात करते हैं तापमान, टेम्परेचर। चावल की कृषि के लिए कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। यानी चावल की जो कृषि है उसके लिए कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी चावल को बोएंगे तब कितना? 21 डिग्री सेल्सियस, और बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस, और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। किसको? चावल को। ठीक है। आगे देखिए, वर्षा। चावल जल में अंकुरित होने वाला पौधा है। यानी जो चावल का जो पौधा है वो जल में अंकुरित होने वाला पौधा है। इसे बोते समय खेत में लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा होना चाहिए। यानी जब चावल को बोते हैं तो खेत में 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा हुआ होना चाहिए। यानी चावल को जब आप बोओगे तो खेत में कितना जल भरा हुआ होना चाहिए? 20 से 30 सेंटीमीटर गहरा जल भरा हुआ होना चाहिए। चावल की फसल के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। जो चावल की जो कृषि है उसके लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है। जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पे सिंचाई की सहायता से चावल का उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए, मिट्टी, सॉइल। चावल के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी चाहिए। जो चावल की जो कृषि होती है वो बहुत उपजाऊ मिट्टी में होती है। ठीक है। इसके लिए चिका युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जो चावल की जो कृषि है उसके लिए चिका युक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी में यह पौधा भली भांति उगता है। जो नदियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें यह पौधा बहुत अच्छी तरह से उगता है, भली भांति उगता है। यानी जो नदियों द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए पानी उसमें ठहर जाता है। और चावल की खेती के लिए क्या चाहिए? पानी भरा हुआ होना चाहिए। तो जलोढ़ मिट्टी में पानी भर जाता है, इसलिए चावल की जो खेती है इसके लिए जलोढ़ मिट्टी
बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं भूमि। चावल की कृषि के लिए हल्के ढाल वाले मैदानी भाग अनुकूल होते हैं, यानी चावल की जो कृषि है उसके लिए हल्के ढाल वाले जो मैदानी भाग है वो अनुकूल होते हैं। नदियों के डेल्टा तथा बाढ़ के मैदानों में चावल खूब फलता है। जो नदियों के जो डेल्टा है और जो बाढ़ के मैदान है इनमें चावल खूब फलता है, यानी अच्छे तरह से उगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है। और कौन सी मिट्टी होती है यहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी या चिकाई दोमट मिट्टी पाई जाती है, इसलिए चावल आसानी से यहाँ पे उग जाता है। ठीक है, आगे देखिए श्रम, लेबर। चावल की कृषि में मशीनों से काम नहीं किया जा सकता है। जो चावल की जो कृषि है उसमें मशीनों से काम नहीं किया जा सकता, इसलिए भूमि की जुताई, पौधों का प्रतिरोपण, फसल की कटाई, धान का छिलका हटाने तक कूटने आदि का सारा काम हाथों से करना पड़ता है। यानी जो चावल की कृषि है इसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसमें भूमि की जुताई, पौधों का प्रतिरोपण, फसल की कटाई, धान का छिलका हटाना, कूटने आदि का सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, हाथों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार चावल की कृषि को खुरपे की कृषि भी कहते हैं। जो चावल की जो कृषि है इसे खुरपे की कृषि भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और आपके कॉलेज एग्जाम में भी आता है छोटे क्वेश्चनों के रूप में कि खुरपे की कृषि किसे कहते हैं। तो खुरपे की कृषि चावल कृषि को कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, चावल कृषि को खुरपे की कृषि भी कहते हैं। अतः इसकी कृषि के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी जो चावल की कृषि है इसके लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चावल साधारणतः घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। यानी जो चावल है वो कहाँ बोया जाता है, घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे श्रम आसानी से मिल सके, जहाँ पे मजदूर आसानी से मिल सके, आसानी से और सस्ते मजदूर मिल सके, जहाँ पे मजदूर आसानी से मिल जाए और सस्ते मिल जाए, उन क्षेत्रों में चावल बोया जाता है। ठीक है, चावल बोने की विधियाँ। मुख्य रूप से चावल बोने की निम्नलिखित 4 विधियाँ हैं। अब कौन कौन सी है देखिए। प्रतिरोपण विधि, इस विधि का प्रयोग सभी विधियों से अधिक किया जाता है। यानी जो ये विधि है प्रतिरोपण विधि, इस विधि का प्रयोग सभी जो अन्य विधि है उनसे अधिक किया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में यह विधि अपनाई जाती है। जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों में यह विधि अपनाई जाती है। जहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो और मिट्टी उपजाऊ हो, जहाँ वर्षा क्या है, पर्याप्त मात्रा में हो और मिट्टी उपजाऊ हो, वहाँ यह विधि विशेष रूप से अपनाई जाती है। वहाँ पर यह विधि कैसे विशेष रूप से अपनाई जाती है। ठीक है, इस विधि को अपनाने से प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक मिलती है। यानी इस विधि से जो भी कृषि करता है वहाँ की प्रति हेक्टेयर उपज क्या होती है, अधिक। यानी इस विधि से प्रति हेक्टेयर उपज अधिक मिलती है, यानी इस विधि में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले चावल की नर्सरी में बोकर उसकी पौध तैयार की जाती है। यानी सबसे पहले क्या है, चावल को नर्सरी में बोकर उसकी पौध तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में 40 दिन के बाद इस पौधे को पहले से तैयार किए गए खेत में प्रतिरोपित किया जाता है। यानी सबसे पहले क्या करता है, चावल की पौध तैयार कर लेते हैं और 40 दिन के बाद में जो खेत तैयार किए गए थे उनमें चावल के जो ये पौधे थे उनको बो दिया जाता है, प्रतिरोपित किया जाता है। ठीक है, यानी आप यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी विधि में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कौन सी विधि के द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। तो आपका आंसर होगा प्रतिरोपण विधि के द्वारा चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। हल चलाकर, दूसरी विधि है हल चलाकर। इस विधि में हल चलाते जाते हैं, यानी इस विधि में क्या होता है, हल चलाते जाते हैं और इसके कुंड अथवा नाली में चावल का बीज बोते जाते हैं। जो इसका कुंड अथवा जो नाली है उसमें बीज बोते जाते हैं। यह गेहूं की तरह है। ठीक है, इस कार्य को केवल 2 व्यक्ति करते हैं।
यह विधि शुष्क प्रदेशों में अपनाई जाती है, यानी इस कार्य को केवल 2 व्यक्ति करते हैं। और यह विधि कहाँ अपनाई जाती है? शुष्क प्रदेशों में। इस विधि का प्रतिरोपण विधि की अपेक्षा उपज कम है, यानी इस विधि की जो प्रतिरोपण विधि की अपेक्षा उपज कम है, यानी इस विधि की जो उपज वो कम है। किसके मुकाबले? प्रतिरोपण विधि की अपेक्षा। ठीक है, आगे देखिए, दाने बिखेर कर या छिटक कर। तीसरी विधि है कौन सी है? दाने बिखेर कर या छिटक कर। इस विधि में चावल के दाने को हाथ से खेत में बिखेर देते हैं, यानी जो ये विधि है इसमें जो चावल है, चावल के दाने को मुट्ठी में लिया और खेत में बिखेर देते हैं। ठीक है, ये विधि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ तथा शुष्क प्रदेशों में अपनाई जाती है। ये जो विधि है वो कहाँ अपनाई जाती है? कम उपजाऊ तथा शुष्क प्रदेशों में अपनाई जाती है। यह विधि अत्यंत सुगम तथा सस्ती है। यह विधि क्या है? अत्यंत सुगम तथा सस्ती है, परंतु इसमें उपज बहुत ही कम प्राप्त होती है। परंतु इसमें जो उपज है वो बहुत ही कम प्राप्त होती है। सस्ती और सुगम इसलिए है क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है। एक ही व्यक्ति खेत में जल्दी से जल्दी बीज बखेर देता है। ठीक है, और उपज इसलिए कम होती है, इसमें कई बीज उगते हैं, कई नहीं उगते। और भूमि कैसी होती है? कम उपजाऊ और शुष्क, इसलिए इसकी उपज कम होती है। ठीक है, इस विधि की। अब थर्ड हो गया। अब 4 नंबर पे आती है आपकी जापानी विधि। ठीक है, जापानी विधि 4 नंबर पे है जापानी विधि। इस विधि के अंतर्गत अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो जापानी विधि है इसके अंदर अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। इन बीजों को नर्सरी में लगाकर बाद में पौधों को पंक्तियों में लगाया जाता है, यानी इस विधि में क्या आता है? पहले उन्नत बीजों के द्वारा पौध तैयार कर ली जाती है और उसके बाद में नर्सरी में लगाकर बाद में पौधों को पंक्तियों में लगाया जाता है, ताकि खरपतवार को निकालने में आसानी हो। ताकि क्या होता है? जो खरपतवार है उनको निकालने में आसानी हो। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, यानी उच्च उपज प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो खाद है, फर्टिलाइजेशन है, आपका जो फर्टिलाइज़र है, इनका उपयोग इसमें अधिक से अधिक किया जाता है। चावल उत्पादक इलाकों में इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। चावल उत्पादक इलाकों में इस विधि का जो प्रयोग है वो सफलतापूर्वक किया गया है। ठीक है, तो चावल की ये 4 विधियाँ थी। कौन कौन सी? एक तो प्रत्यारोपण विधि, दूसरी बीज छिटक कर, तीसरी हल चलाकर, और चौथी जापानी विधि। ये 4 विधियाँ थी। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि चावल की विधियों का वर्णन कीजिए, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, भारत में चावल का वितरण। ठीक है, 2014-15 के अनुसार। ठीक है, यानी भारत में चावल सर्वाधिक कौन कौन से देश उत्पादित करते हैं? तो सबसे पहले यानी भारत में चावल सर्वाधिक कौन कौन से राज्य उत्पादित करते हैं? देश का तो आपको पता ही है, सबसे अधिक कौन करता है? चीन, उसके बाद में भारत। ठीक है, और राज्य की बात कर लेते हैं भारत में। तो सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है भारत में पश्चिमी बंगाल, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में पंजाब और फिर ओडिशा। यानी सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पश्चिमी बंगाल। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में ओडिशा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो से बनता है इस यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आपका आंसर होगा पश्चिमी बंगाल। आंसर क्या होगा आपका? पश्चिमी बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। दूसरा आंसर ये बनता है आपका, जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये बनता है कि भारत में चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रति हेक्टेयर उत्पादन किसका अधिक है? यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कौन से राज्य का अधिक है? चावल की दृष्टि से प्रति हेक्टेयर उत्पादन कौन से राज्य का सर्वाधिक है? तो आपका आंसर क्या होगा? पंजाब। पंजाब का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य, तो पश्चिमी बंगाल। दूसरा, भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो आपका आंसर होगा पंजाब। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात आए तो पंजाब, और उत्पादन की बात में आए कि चावल उत्पादन की दृष्टि से अग्रणीय राज्य, तो पश्चिमी बंगाल। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ।
सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में पंजाब और फिर ओडिशा। ठीक है, ये 5 राज्य है जो सर्वाधिक चावल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।